जयप्रकाश जी आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए अपने कमरे में बैठे हुए थे और लगातार कमरे की दीवार पर लगी अपने पत्नी की तस्वीर को निहारते जा रहे थे और अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुहाने पल को याद कर रहे थे। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहे जा रही थी। पत्नी के जाने के बाद उन्हें अपना जीवन जैसे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। आज सुबह से ही जयप्रकाश जी की हालत खराब थी। उनके पेट में अचानक दर्द शुरू हुआ और उन्हें उल्टियां होने शुरू हो गए। शायद बासी खाना खाने के कारण एसिडिटी हो गई थी। आज उनका बेटा विशाल भी जल्दी ऑफिस चला गया था। जयप्रकाश जी ने अपनी बहू को कहा, बहू जरा विशाल को फ़ोन लगाकर घर बुला लो। मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। शरीर में जैसे जान ही नहीं है। जयप्रकाश जी के इतना कहने की देरी थी कि बहू सुनीता तो जैसे उन पर चिल्लाने को तैयार थी। बाबूजी, आपको तो और कुछ काम है नहीं सिवाय मेरे पति के खर्चों को बढ़ाने के। ऑफिस गए हैं वो, और आपके लिए ऑफिस छोड़कर तो नहीं आ सकते ना। कितनी बार कहा है, जितना खाना पचे उतना ही खाया करो। खाने में तो आप किसी चीज़ का परहेज करते नहीं, सारा दिन मुंह चलता रहता है। अब बुढ़ापे में भी जीभ पर काबू नहीं रखोगे तो उल्टी ही करोगे। बहू की जली कटी बातें सुनकर जयप्रकाश जी चुप करके वापस अपने कमरे में बैठ गए। बैठे बैठे उन्हें याद आया कि जब भी उनका पेट खराब होता था या कभी उल्टी होती थी तो उनकी पत्नी कमला उन्हें पानी में नींबू और काला नमक का शरबत बनाकर दिया करती थी, जिसे पीकर उन्हें राहत मिल जाती थी। शरबत बनाने के लिए जयप्रकाश जी ने अपनी पोती प्रिया को आवाज़ दी और थोड़ा सा नींबू पानी बनाने के लिए कहा। प्रिया ने दादाजी के लिए नींबू पानी बनाया और दादाजी को दिया। नींबू पानी पीकर जैसे ही गिलास रखने लगे तो कमजोरी के कारण कांपते हाथों से पानी का गिलास नीचे गिरा और टूट गया। जैसे सुनीता ने गिलास टूटने की आवाज़ सुनी, वह दौड़ी दौड़ी रसोई घर में आई। अब तो बाबूजी की खैर ही ना थी। सुनीता ने बोलियों की बौछार कर दी। जानते हैं कितना महंगा गिलास था? आप तो कमाते हैं नहीं, वगैरह वगैरह। उसका एक एक शब्द बाबूजी के दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। अब दोपहर के 3 बजने को आए थे और उल्टियों की वजह से बाबूजी का पेट बिल्कुल खाली हो चुका था और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। लेकिन बहू से कहने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो खुद ही उठे और रसोई में खाना निकालने लगे। खाना लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़े ही थे कि सुनीता ने रास्ते में ही उन्हें टोका और बोली, क्या बाबूजी, अभी तो आपको उल्टियाँ हो रही थी और इतनी जल्दी आपको भूख भी लग गई? आपको क्या दिख नहीं रहा कि आपकी उल्टियों की वजह से कितनी गंदगी फैल गई है? जाइए और पहले वह गंदगी साफ कीजिए। कहते हुए सुनीता ने बाबूजी के हाथ से खाने की प्लेट छीन ली। भूख प्यास से तड़पते हुए जयप्रकाश जी केवल बहू की तरफ देखते ही रह गए। सुबह से शाम हो गई, लेकिन जयप्रकाश जी के मुंह में रोटी का एक निवाला तक नहीं गया। शाम को जब उनका बेटा विशाल घर आया तो उसने पूछा, बाबूजी, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? जयप्रकाश जी ने उन्हें अपना हाल सुनाया। विशाल बोला, तो आप मुझे बता देते, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता। बेटा, वह बहू कह रही थी कि जैसे जयप्रकाश जी कुछ बोलने की कोशिश की, तभी उनकी बहू सुनीता उनकी तरफ देखकर घूरने लगी। जयप्रकाश जी वहीं चुप हो गए। बाबूजी, आप कुछ कह रहे थे, बोलिए ना, क्या बोलना चाहते थे आप? विशाल ने अपने बाबूजी से जानना चाहा। बेटा, मैं वह कह रहा था कि मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। जब तुम कल शाम को ऑफिस से आने लगो तो लेते आना। अरे बाबूजी, आपकी दवाई तो मैं 2 दिन पहले ही ले आया था।
मैंने सुनीता को दे दी थी। सुनीता, तुमने बाबूजी को दवाई क्यों नहीं दी? विशाल ने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए कहा। सुनीता बोली, मैं वो काम में भूल गई थी, अभी लेकर आती हूँ। बाबूजी ने मुझसे तो पूछा ही नहीं। अगले दिन सुबह विशाल उठा तो उसने देखा कि रसोई घर में बाबूजी बर्तन धो रहे हैं। विशाल ने कहा, बाबूजी, यह क्या कर रहे हैं आप? तो बाबूजी बोले, अरे दिल बहलाने के लिए थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ। यह सुनकर विशाल चुप हो गया। विशाल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया तो सुनीता बाबूजी से बोली, अच्छा, तो दवाइयाँ ना मिलने पर आप मेरी उनसे शिकायत कर रहे थे और आज उनके सामने ही बर्तन धोने शुरू हो गए। थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते थे? दिखाना जरूरी था कि मैं आपसे घर का काम करवाती हूँ। तो ठीक है, आपकी आज भी खाने से छुट्टी। यह सुनकर जयप्रकाश जी बहू के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे और बोले, 2 दिन हो गए हैं मुझे खाना खाए हुए, भूख के मारे जान निकली जा रही है, खाने के लिए 2 रोटी तो दे दो। कहते हुए जयप्रकाश जी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सुनीता ने थोड़ी सी दया दिखाते हुए जयप्रकाश जी को रात की बासी रोटी और साथ में उसके आगे चाय रखते हुए बोली, आज तो आपको रोटी और चाय दे रही हूँ, लेकिन आगे से आपने किसी से कोई भी शिकायत करने की कोशिश की तो अपना अंजाम सोच लीजिएगा। यह कहकर सुनीता तैयार होकर अपने किट्टी पार्टी में चली गई। जयप्रकाश जी अपनी पत्नी की तस्वीर की तरफ देखने लगे और बोलने लगे, देख रही हो भाग्यवान, ऐसा खाना तो कोई किसी भिखारी को भी नहीं देता होगा। उनकी पत्नी को स्वर्गवासी हुए 4 महीने हो चुके थे और इन 4 महीनों में वही जानते हैं कि उन्होंने एक एक सांस किस तरह ली। खैर 2 दिन के भूखे थे तो जयप्रकाश जी पुरानी बासी रोटियों पर भी टूट पड़े। अगले दिन सुबह जयप्रकाश जी अपने बेटे से बोले, अरे बेटा, देखो ना, यह मेरा चश्मा टूट गया है, शाम को जब तुम ऑफिस से आओगे तो इसे ठीक करवाते आना। अरे बाबूजी, आपका चश्मा तो बिल्कुल पूरी तरह से टूटा हुआ है। यह कहते हुए विशाल ने सुनीता को आवाज़ लगाई और कहा, आज बाबूजी को ले जाकर उनकी आंखें भी टेस्ट करवा देना और उनके लिए नया चश्मा ले लेना। सुनीता ने विशाल के सामने आज्ञाकारी बीवी बनते हुए बोली, हाँ, मैं दिला दूंगी। लेकिन विशाल के जाते ही ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। बाबूजी, आपको चैन नहीं आता क्या? रोज कोई न कोई नया बहाना लेकर बैठ जाते हैं। अरे बहू, मुझे आंखों से कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने विशाल से कह दिया। वैसे तो तुम भी जानती हो कि मैं कोई फालतू का खर्चा नहीं करता हूँ। जयप्रकाश जी डरते डरते बोले, अच्छा, कह तो ऐसे रहे हैं जैसे आप ही सारा दिन ऑफिस में बैठते हो और काम करते हो, जिसके लिए आपको चश्मे की ज़रूरत है। सारा दिन तो आप घर में पड़े हैं और रोटियां तोड़ रहे हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर 2 वक्त की रोटी खानी है तो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अगर रोज़ रोज़ यही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन आपको आश्रम भेज दूंगी, फिर मुझे मत कहना। जयप्रकाश जी की पोती प्रिया अपनी माँ के मुंह से रोज़ रोज़ ये सब बातें सुन रही थी। प्रिया माँ के पास आई और बोली, माँ, आप दादाजी के साथ इस तरह से क्यों बोलती हो? पापा के सामने तो आप उन्हें कुछ नहीं कहती या सुनती। सुनीता ने प्रिया के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। और किसने सिखाया तुम्हें ये सब बातें? खबरदार, आज के बाद अपने दादाजी के पास बैठी तो। बाकी की बातें सुनकर जयप्रकाश जी का कलेजा तो जैसे छलनी ही हो गया था। रोज रोज की इस जिल्लत भरी जिंदगी से जयप्रकाश जी की सहनशीलता जवाब देने लगी थी। अपने बेटे को सब कुछ बता देना चाहते थे,
लेकिन केवल यही सोचकर चुप कर जाते थे कि वह अपने घर में झगड़े का कारण नहीं बनना चाहते और बेटे बहू का परिवार नहीं तोड़ना चाहते। जयप्रकाश जी बहुत सोच विचार में डूब चुके थे। क्या करूं, किससे कहूं? इन सब बातों का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने बेटे को सारी बात बताई तो वह बहू को नहीं छोड़ेगा। एक दिन विशाल अपने ऑफिस चला गया और प्रिया अपने स्कूल चली गई, तो सुनीता भी तैयार होकर अपने किट्टी पार्टी के लिए निकल गई। तो बहुत सोच विचार करके जयप्रकाश जी बिना किसी को बताए घर से चले गए। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सुनीता के द्वारा कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सुनीता जब घर वापस आई तो देखा बाबूजी घर पर नहीं थे। उसने सारे कमरे छान ली, सब जगह देख लिया, लेकिन बाबूजी कहीं नहीं मिले। अरे, आखिर बिना बताए कहाँ चले गए बाबूजी? आज आने दो घर उनको, आज उनकी खैर नहीं। ज़्यादा मनमानी करने लगे हैं। सबक तो उन्हें सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन देखते देखते शाम हो गई। प्रिया भी घर पर आ गई। विशाल के आने का भी समय हो रहा था, लेकिन जयप्रकाश जी का कोई पता नहीं था। और उधर सुनीता डर के मारे कांपने लगी थी, क्योंकि विशाल तो आते ही बाबूजी से मिलने उनके कमरे में जाते थे। विशाल के सवालों का क्या जवाब दूंगी कि कहाँ चले गए, क्यों चले गए, क्या बात हुई थी? यह सब पूछेंगे तो क्या बताऊंगी? यह सब सोचकर सुनीता के पसीने छूटते जा रहे थे। आखिर बाबूजी की सारी जिम्मेदारी मुझे ही दी थी। विशाल सुनीता पर पूरा विश्वास करता था और सुनीता भी विशाल के सामने बाबूजी का ध्यान रखने का ढोंग करती थी। लेकिन उसे सुनीता की असलियत का पता नहीं था। पर आज पोल खुलने वाली थी। कुछ देर बाद जब विशाल ऑफिस से घर आया तो वह बाबूजी के कमरे में गया और बाबूजी के ना मिलने पर सुनीता से उनके बारे में पूछा। सुनीता कांपते हुए बोली, वह आज बाबूजी पता नहीं सुबह से ही कहाँ चले गए। विशाल तुरंत बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम घर पर नहीं थी? नहीं, मैं वो किट्टी पार्टी में गई थी। विशाल गुस्से से लाल हो गया। तुम और तुम्हारी किट्टी पार्टी। अगर मेरे बाबूजी को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगा। कहते हुए विशाल बाबूजी को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। विशाल ने बाबूजी को आस पड़ोस में खोजा। जैसे ही पड़ोसियों को पता चला कि बाबूजी अपना घर छोड़कर निकल गए हैं तो उन्होंने चुप रहना उचित नहीं समझा। उन्होंने सुनीता की सारी पोल खोल दी कि कैसे सुनीता बाबूजी से काम करवाती थी और बर्तन साफ करवाती थी और बदले में उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी उससे ना दी जाती थी। यह सब सुनकर विशाल पर तो जैसे कोई पहाड़ टूट पड़ा हो। उसे वह पल याद आने लगे जब बाबूजी उससे कुछ कहना चाहते थे, पर कहते कहते बीच में ही रुक जाते थे। शायद सुनीता के डर के कारण ही बाबूजी कुछ बोल ना पाते थे। कितना बेवकूफ़ था मैं, जो मैंने सुनीता पर आंख बंद करके विश्वास किया और अपने बाबूजी की भावनाओं को समझ ना सका। कहते हुए विशाल बाबूजी की खोज में दौड़ने लगा। अचानक उसे ख्याल आया कि बाबूजी अपने गांव जाने के लिए निकले होंगे और रेलवे स्टेशन पर ही मिलेंगे। विशाल दौड़ते दौड़ते रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसे बाबूजी कहीं नहीं दिखे। थक हार कर प्लेटफॉर्म पर बैठ गया और सामने ही देखा कि बाबूजी भी प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं और लगातार आंसू बहा रहे हैं। उन्हें रोता देखकर विशाल को अपने दिल पर झुर्रियाँ चलने बराबर दर्द महसूस हुआ। बाबूजी कभी आत्मस्वाभिमान के साथ रहा करते थे, आज मेरे कारण इस अवस्था में पहुंच गए हैं। विशाल भागकर अपने बाबूजी के पास पहुंचा। बाबूजी को देखकर
उनके गले लग पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बेटे को देखकर जयप्रकाश जी भी अपने आप को संभाल न पाए और अपने दिल का गुबार बेटे के आगे उन्होंने खाली कर दिया। पिताजी, मैं सब जान गया हूँ कि सुनीता ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, आप पर कितना अत्याचार किया, लेकिन आप आज तक चुप क्यों थे, यह भी मैं जान गया हूँ। आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। सुनीता ने आपको जो घाव दिए हैं, उस घाव का हिसाब तो उसे देना ही पड़ेगा। पिताजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। विशाल अपने बाबूजी का हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर जाने लगा, तो जयप्रकाश जी ने घर जाने से मना कर दिया। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे और बहू के बीच झगड़े का कारण नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, पर मैं घर वापस नहीं जाऊँगा। विशाल किसी तरह बाबूजी को मनाकर घर वापस लेकर आया। घर आते ही सुनीता को देखकर विशाल का खून खौल गया। विशाल ने सुनीता से कोई सवाल नहीं किया, ना ही उसे कुछ बोलने का मौका दिया। आते ही उसके मुंह पर 4 थप्पड़ जड़ दिया। आज यह नज़ारा उसके पड़ोसी भी देख रहे थे और किसी ने आकर विशाल को नहीं रोका। विशाल का गुस्सा देखकर सुनीता के होश ही उड़ गए थे। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। आज सुनीता को नहीं छोड़ने वाला था, यह साफ साफ नजर आ रहा था। जलील औरत, मैंने तुझ पर विश्वास किया था, अपने बाबूजी को तेरे हवाले छोड़ा था और तुमने मेरे विश्वास का गलत फ़ायदा उठाया। मैं तो यही सोचता था कि मेरे बाबूजी घर पर रहकर बहुत खुश हैं, लेकिन नहीं, तुमने तो उनका जीना मुश्किल कर दिया और मेरे सामने उनका ख्याल रखने का ढोंग करती थी। जितना दुख तुमने मेरे बाबूजी को दिया है, उसे तो मैं ब्याज समेत तुझे वापस दूंगा। तुम अभी इसी वक्त मेरे घर से बाहर निकल जाओ। विशाल ने सुनीता के मायके में फ़ोन लगाया और उनकी माँ को बोला कि आज से मैं आपकी बेटी से सारे रिश्ते खत्म करता हूँ। आइए और अपनी बेटी को ले जाइए, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मेरी बेटी प्रिया मेरे साथ रहेगी। तलाक का नोटिस मैं आपके घर पहुँचा दूँगा। विशाल ने जो किया वह देखकर सुनीता हक्की बक्की रह गई। जयप्रकाश जी बोले, बेटा गुस्सा शांत करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें मेरी वजह से अपनी पत्नी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अब तुम पति पत्नी ही नहीं, माँ बाप भी हो। सोचो तुम्हारी बेटी पर क्या गुजरेगी, मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह लूँगा। नहीं बाबूजी, यह घर मुझसे पहले आपका है। इस घर के मालिक आप हो और यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर कोई घर छोड़कर जाएगा तो वह सुनीता होगी। मुझे अपने पिता की ज़रूरत है, उसे अपने ससुर की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वह घर छोड़कर जा सकती है। यह कहकर विशाल ने सुनीता के कपड़े बैग में पैक करने शुरू कर दिए। सुनीता ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बाबूजी के पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। बाबूजी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यह भी नहीं सोचा कि माँ के जाने के बाद आप कितना अकेला महसूस करते होंगे। आज मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज सुनीता उन्हें बाबूजी से अपने किए कर्मों की माफ़ी मांग रही थी, जिनके साथ कभी नौकरों की तरह व्यवहार किया करती थी। जयप्रकाश जी बहू से बोले, बहू, विशाल मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके जीवन में कभी दुख नहीं देखना चाहता। जो हो गया सो हो गया, लेकिन मैं अपने बेटे का घर टूटते हुए नहीं देखना चाहता। इसीलिए मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। इतना सुनकर विशाल बोला, देख निर्जल, मेरे बाबूजी का दिल कितना बड़ा है। तूने इन पर कितने जुल्म ढाए,
फिर भी उन्होंने तुझे माफ़ कर दिया। उस दिन से बहू के व्यवहार में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया। अगले दिन सुनीता बाबूजी के कमरे में आई और बोली, बाबूजी, आपकी चाय। चाय रखकर सुनीता ने बाबूजी का आशीर्वाद लिया। आज बाबूजी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने सुकून से बैठे थे और खूब सेवा करवा रहे थे। आज उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ था कि वह सुकून की सांस ले पा रहे थे और यही दुआ कर रहे थे कि भगवान हर माता पिता को विशाल जैसी औलाद दे। दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।